Good morning, class. Welcome back to our YouTube channel, Utkrish Classes. In the last video, we were discussing formal charge. So today, we will extend this topic, formal charge. तो फॉर्मल चार्ज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ। तो उससे हमें फॉर्मल चार्ज निकला करते थे। तो आज पढ़ेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल का स्टेबल स्ट्रक्चर, लूज डॉट स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करता है फॉर्मल चार्ज। तो रूल क्या है कि जितना कम चार्ज होगा उतना ही वो स्टेबल उतना ही स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द लीस्ट एनर्जी इज यूजली द वन विद द मिनिमल फॉर्मल चार्ज एंड मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड रियल चार्ज। अगर चार्ज सबसे कम है तो और बढ़िया, पर अगर चार्ज है तो वो अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा एटम्स पे तो उतना ही एटम की उतनी मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और वही सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लें तो CO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CO2 का एक स्ट्रक्चर ये रहेगा, और दूसरा अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस लगा देता हूं तो उसको एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी, और इस ऑक्सीजन पे प्लस लगा देता हूं तो ये 3 बॉन्ड बना सकता है, +1 और -1। +1 आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6 होते हैं, पर एक प्लस से एक जा चुका है तो 5 बचेंगे, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम लोग इसके देखें, ऑक्सीजन के 6 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, और एक -1 ले लिया तो 7 हो गए, और एक यहां से आ गया शेयरिंग से तो 8 हो गए इसके पास भी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकते थे, पर ये वाला स्ट्रक्चर क्यों एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है वो 0 है, और यहाँ चार्ज +1 का और -1 का है, तो जिसमें चार्ज बिल्कुल कम होगा वो स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल होगा। ऐसे एग्जांपल और ले N3- का, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बन सकता है। अगर हम 3 नाइट्रोजन सबसे पहले बना लेते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 होते हैं, 5 सॉरी 6 बना दिए यहाँ पे, 5, ऐसे इसके पास भी 5, 1 2 3 4 5। अब जैसे एक में, क्योंकि एक माइनस है मॉलिक्यूल पे तो एक माइनस लगा सकते हैं किसी एक नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया और यहाँ पे हो जाएंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 6। तो अब ये 2 नाइट्रोजन तो ऐसे बॉन्ड बना के जोड़ सकते हैं। अगर आप इस पे गिनेंगे एक सिंगल वाले पे, इस पे सिंपल गिनते हैं तो टोटल इसमें हो जाएंगे 8। वैसे इसके पास अगर गिनेंगे तो 8। तो अब इस नाइट्रोजन को कैसे जोड़ा जाए, तो ये अपना पेयर क्या कर सकता है, इसको डोनेट कर सकता है। इसको हम इधर ना बनाकर इधर बनाते हैं, ऐसे डोनेट कर देता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। इसी को अगर हम कोवेलेंट में दिखाएंगे तो फिर -2 और +1। ऐसे इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो बन सकता है, वो अगर मैं दोनों साइड डबल बॉन्ड कर देता हूं तो इसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो एक उसने होगा इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ा होगा तो उस पर +1। ऐसे इसने 2 ही बॉन्ड बनाया, 2 ही इलेक्ट्रॉन लिए, यानी 7, यानी एक इसके पास -1 होगा तभी ऑक्टेट पूरा होगा। ऐसे इसने भी 2 ही बॉन्ड बना रखे तो इसके पास भी -1 होगा। तो टोटल दूसरा मॉलिक्यूल ये बना। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज जो है दोनों ही मॉलिक्यूल पे है, चार्ज जो है दोनों ही मॉलिक्यूल जो पॉसिबल है स्ट्रक्चर, दोनों पे चार्ज है। अब कौन सा स्टेबल होगा, जहां पे चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है वहां पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ दिख रहा है कि -1 +1 फिर -1, ये डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, पर यहाँ पे देखिए एक साइड ज्यादा चार्ज है और एक साइड बिल्कुल चार्ज नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल एक्सेप्टेबल नहीं होगा स्ट्रक्चर, ये लूज डॉट स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको देखना है कि चार्ज ही बिल्कुल ना हो तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा, पर अगर चार्ज है तो फिर जहां पे चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो ला आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन टू एटम कम क्लोज their atomic orbital overlaps and when they overlap the electron get shared। मतलब कि जब हमने देखा कि बॉन्ड बन रहा था तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। जैसे सपोज मैंने लिया हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s लिया ऑर्बिटल, ऐसे ही
दूसरा ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का 1s। अब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाले हैं, तो इनका ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, पूरा पूरा ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और दोनों लोग अपना इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप एरिया में रखेंगे। तो यही थ्योरी बोलती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर कैसे होता है, जब पूरे उन दोनों के ऑर्बिटल जहां पे वो दो इलेक्ट्रॉन थे उनका पूरा पूरा ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप करते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन उस और ओवरलैपिंग एरिया पे होते हैं। और जब भी ऐसी चीज होगी, जब भी ओवरलैपिंग होती है उससे एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मतलब यहां से यहां एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है। अगर देखें तो एनर्जी कुछ ऐसा होगा, यहां एनर्जी काफी ज्यादा होगी, इस तरफ एनर्जी ज्यादा होगी और यहाँ पे एनर्जी कम होगी। तभी तो मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि एटम हमेशा कम एनर्जी रखने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्टेबल हो जाए। जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। तो एनर्जी कम से कम करना चाहता है एटम, तभी वो ओवरलैप करते हैं और तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखे तो सपोज ये एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। शुरुआत में एनर्जी दो एटम की यहां पे थी, अब धीमे धीमे ये लोग स्लोली स्लोली एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं। तो जब क्लोज होंगे तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और एक समय आया यहाँ पे इनकी एनर्जी ये ओवरलैप कर गया और इनकी एनर्जी यहाँ पे हो गई। मतलब सपोज 0 से पहुंच गई 435 किलो जूल माइनस, तो 0 से माइनस 435 किलो जूल एनर्जी इनकी ओवरलैप करते हुए पहुंच गई। हाइड्रोजन की, हमने हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप करवाया। तो अब इससे ज्यादा वो क्लोज जा नहीं रहे, तो जो ये डिस्टेंस होगा, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस हम कम कर रहे थे, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को कम किया, तो जो ये डिस्टेंस है, ये मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर देखें तो ये जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड लेंथ। जो यहां से यहां तक डिस्टेंस हुआ उसको बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ऐसे ही एनर्जी क्या होगी, यहां जीरो एनर्जी और -435 जितनी एनर्जी निकली है, एनर्जी रिलीव्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसको बोल देते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो -435 किलो जूल की एनर्जी है बॉन्ड इंथैल्पी, क्योंकि वो 0 से 435 के बीच में इतनी एनर्जी निकली थी। पर अगर मैं और क्लोज, जबरदस्ती का और क्लोज इनको एटम को ओवरलैप कराता हूँ तो फिर सडनली एनर्जी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर हम लोग देखें तो एनर्जी कैसे, एनर्जी का डायग्राम अगर देखेंगे तो कुछ हमारा इसी है, यहाँ एनर्जी कम हो रही थी, कम हो रही थी, कम हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी आ गई है। पर अब जैसे और मैं ओवरलैप और कराऊंगा तो इनकी सडन एनर्जी क्या कर जाएगी, शूट कर जाएगी और काफी ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस कम करते हैं, एनर्जी क्या होगी, कम होगी। पर ज्यादा डिस्टेंस अगर हमने कम कर दी, एक समय आएगा तो वो एनर्जी क्या कर जाएगी, एकदम ही से बढ़ जाएगी, वो पहले से भी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। अब बॉन्ड बनता कैसे वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एटम पास पास क्यों आ रहे थे, इसका रीजन क्या है कि जो न्यूक्लियस 1 है, मतलब इसका न्यूक्लियस, पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ही दूसरे वाले का न्यूक्लियस पहले वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में लगती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां लगती है वहां एनर्जी रिलीज होती है। पर रिपल्सिव फोर्स भी होगी, मतलब ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। ऐसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही होगी। पर कौन ज्यादा लग रहा होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और अगर रिपल्शन ज्यादा होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के, दैट्स व्हाई द बॉन्ड फॉर्म्ड। अब पॉइंट क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। जैसा मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे एटम ओवरलैप करते हैं तो एनर्जी काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम। द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम।
जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन है, तो ये ओवरलैप इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल बन रहा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ओवरलैप कर रहे होंगे। द एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, और जो एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड एंथैल्पी। ये सभी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। ये भी देख सकते हैं कि, और ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन जरूर हाफ फील्ड होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान। तो 1s में एक इलेक्ट्रॉन था और एक दूसरे 1s में था, और दोनों अपोजिट स्पिन में होंगे तो ओवरलैप करेगा, और ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, ऑर्बिटल्स की कम होगी। और जो एनर्जी पहले से आखिरी तक एनर्जी का डिफरेंस है उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या, बॉन्ड एनर्जी। ऑर्बिटल्स विच आर अंडर गोइंग ओवरलैपिंग, जो भी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में जा रहे हैं, मस्ट हैव वन इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद द अपोजिट स्पिन। वही जैसे हमने डिस्कस किया कि एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अपोजिट स्पिन के साथ, तो ही ओवरलैप होगा और तो ही फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब हम लोग ऑर्बिटल के शेप और फेस के बारे में जानते हैं। तो ये पहला हमारा शेप दिख रहा है स्फेरिकल शेप का, इसको हम लोग बोलते हैं एस। ये हमारा एस शेप का, स्फेरिकल शेप का है। इसमें फेस दो टाइप के हो सकते हैं। फेस मतलब एक तरह से दो टाइप के ऑर्बिटल्स हम लोग लेंगे, एक को हम लोग मानेंगे प्लस, एक को मानेंगे माइनस। मतलब ये दो अलग अलग प्रकार के स्फेरिकल शेप को दिखाने के लिए हम लोगों ने यूज किया है कि एक को माना प्लस, दूसरे को माना माइनस। अब एस का हमने डिस्कस कर लिया। पी, अब पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं हमारे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है। तो जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है वो पी एक्स, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा वो वाई, पी वाई, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको बोलेंगे हम लोग पी जेड। लोब भी एक चीज पढ़ लेते हैं, लोब मतलब टोटल मास एक तरीके से कह सकते हैं। तो देखिए टोटल फूला हुआ पार्ट को बोलेंगे हम लोग एक लोब। तो इसमें कितने लोब दिख रहे हैं मुझे, एक लोब, और यहाँ देखें तो दो लोब, एक लोब ये और एक लोब ये। तो पी में कितने लोब होंगे, टू लोब। तो पी के ऑर्बिटल हमने पढ़े पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसमें एस में हमने देखा था कि या तो प्लस हो रहा था या तो माइनस, पर इसमें एक ही में हो सकता है। पहला लोब होगा प्लस, दूसरा लोब क्या होगा, माइनस। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा। तो पी में ऐसा होता है कि अगर एक प्लस है तो दूसरा वाला माइनस होगा। ऐसे डी, इसको डबल डम्बल शेप बोलते हैं। तो इसमें पूरा एक जो हमारा लोब दिख रहा है ये, मतलब ये दो लोब है, टोटल चार लोब है। तो इसमें एक एक्सिस के अलॉन्ग जो लोब होता है वो पूरा पॉजिटिव, और दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो टोटल चार लोब होते हैं, उसका नाम क्या है, डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप्ड। ऐसे ही ये डी का ही नाम, जैसे डी में अगर टोटल ऑर्बिटल्स देखें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जिसमें से चार का शेप तो ऐसा होता है डबल डम्बल शेप टाइप का, और डी जेड स्क्वायर का कुछ डोनट शेप का दिखाई देता है, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग पूरा ऐसे, और बाकी एक्स वाई पे एक रिंग टाइप की दिखती है, रिंग। तो ये डोनट शेप का दिखाई देता है, अगर ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। तो ये जेड वाला पार्ट है और ये रिंग दिखाई देगी। तो ये डी जेड स्क्वायर हो गया। अब इसमें भी आपको कितने लोब दिख रहे हैं, तो दो लोब हो गए हमारे, और यहाँ टोटल लोब कितने हो गए, चार। अब अगर ये डी जेड स्क्वायर में देखें तो अगर इसको हमने पॉजिटिव माना है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अगर रिंग को पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आई होप आपको फेज समझ में आ रहा होगा कि फेज मतलब पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव ले रहे हो एस क्या होगा, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। पर पी शेप को देखोगे तो अगर ऊपर वाला लोब पॉजिटिव है तो नीचे वाला लोब क्या होगा, नेगेटिव। नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही डबल डम्बल शेप में अगर बात करें तो डी में पांच होते हैं टोटल ऑर्बिटल्स, जिसमें चार लोग होंगे। तो पूरा एक तरफ का पॉजिटिव तो दूसरी तरफ का नेगेटिव। और डी जेड स्क्वायर हमने डोनट शेप का भी देखा, तो उसमें अगर इसको अगर हमने पॉजिटिव मान ले रहे हैं तो रिंग वाला पार्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर रिंग वाले को पॉजिटिव तो उस वाले को नेगेटिव। अब हम लोग ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। पहले डी की शेप देख लेते हैं। जैसे कि ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो उसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई। हालांकि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़े हुए हैं तो भी रिवाइज कर लेते हैं। अगर ये लोब्स एक्स और वाई एक्सिस के बीच में आते तो एक्स वाई, अगर एक्स जेड के बीच में आएंगे तो डी एक्स जेड, और अगर ये वाई जेड के बीच में आते तो डी वाई जेड।
ऐसे ही अलोंग द एक्सिस आते हैं तो इनको बोलते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ जेड एक्सिस के अलोंग है तो उसको बोलेंगे हम लोग डी जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा नाम है। अगर एक्स वाई के एक्सिस के बीच में तो एक्स वाई, और अगर वाई जेड के एक्सिस एक्स जेड के बीच में तो एक्स जेड, और वाई जेड के बीच में तो वाई जेड। ऐसे एक्सिस के अलोंग है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है तो एक्स वाई स्क्वायर, और अगर जेड एक्सिस के अलोंग है तो डी जेड स्क्वायर। तो पांचों ऑर्बिटल के नाम आपको याद होने चाहिए। अब जल्दी से ओवरलैपिंग पढ़ लेते हैं। तो दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, सॉरी तीन टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पर बॉन्ड फॉर्मेशन खाली पॉजिटिव टाइप की ओवरलैपिंग से हो सकता है। नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा, जीरो ओवरलैपिंग भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब होता क्या पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जब दो सेम टाइप के फेज ओवरलैप करते हैं, मतलब या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर जाए या तो नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप कर जाए, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टाइप का फेज है, प्लस है तो प्लस। अब इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि माइनस नहीं कर सकता, माइनस माइनस भी ओवरलैप करेगा तो भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, कोई सेम फेज होंगे। तो अगर सेम फेज ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे कि यहाँ देखिए पी का पॉजिटिव पार्ट और एस का पूरा पॉजिटिव पार्ट ओवरलैप कर रहा है। ऐसे ही यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट एक साथ ओवरलैप कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव पार्ट ओवरलैप कर रहा है एक साथ। तो ये क्या हो गया, तो तीनों केस में क्या बन रहा है हमारा पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर नेगेटिव ओवरलैपिंग बात करेंगे तो अपोजिट फेज, अपोजिट साइन के लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव पार्ट पी का पॉजिटिव पार्ट ऑफ स्फीयर एस के से ओवरलैप कर रहा है, जो नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, तो ये ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे जीरो ओवरलैपिंग, जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग साथ में हो जाए तो उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जैसे इधर से देखिए तो ये तो पॉजिटिव पार्ट ओवरलैप कर रहा है, पर इधर देखो तो नेगेटिव पार्ट ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कहेगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग और यहाँ नेगेटिव ओवरलैपिंग, तो टोटल जीरो ओवरलैपिंग। या तो जीरो ओवरलैपिंग क्या हो सकती है कि कोई पार्ट ओवरलैप ही ना करे, जैसे ये देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कभी ओवरलैप ही नहीं करेंगे। यहाँ जरूर दिख रहा होगा पैरेलल, पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थोड़ा टेढ़ा होगा ये, तो ये ओवरलैप ही नहीं करेंगे। जब ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो वो भी किसमें आएगा, जीरो ओवरलैपिंग में। तो तीन टाइप की ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, और जीरो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है तो यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब हम लोग बॉन्ड डिस्कस करें। तो हमारा पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो सिग्मा बॉन्ड कब होता है, जब एक लूप से ओवरलैप करता है तो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको हम लोग हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे एस एक लूप है, ये एक लूप है, ओवरलैप करेंगे तो एक लूप से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी 1:1 की ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिग्मा बॉन्ड। यानी जब भी एस ओवरलैप करेगा, क्योंकि एस के पास एक ही होता है तो वो हमेशा 1:1 ही ओवरलैप कर सकता है, यानी कि वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही पी का देखिए पॉजिटिव पार्ट और ये एस का, तो एक लूप से ओवरलैप कर रहा है, ये देखिए देख सकते हैं यहाँ पे एक लूप से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही ये प्लस पार्ट पीपी ओवरलैप कर रहे हैं तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही फिर डी वाला भी हो सकता है, मान लो डी के पार्ट ऐसे, तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ओवरलैप होता तो ये हो जाता क्या, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, तो अगर ऑर्बिटल का नंबर सेम है तो पी में ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि वो ज्यादा अंदर तक एंटर कर सकता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे देख सकते हैं पी में ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, फिर पी एस के पेनेट्रेट ज्यादा कर सकता है तो पी एस, और फिर आखिरी में एस एस। मतलब देखिए पी ज्यादा ओवरलैप कर सकते हैं कंपेरेटिवली पी एस के, और पी एस ज्यादा कर सकता है किसके, एस एस के। तो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर नंबर सेम है तो पीपी ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा, फिर पीएस और फिर एसएस, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ। तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कंपेरेटिवली इसके, फिर इसके, मतलब सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसमें होगी, 3 में, तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, फिर 2 में और फिर 1 में। तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझाया होगा कि हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, वन लोब दूसरे लोब से हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब एक लोब की ओवरलैपिंग होगी, उसको बोलेंगे लोग सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही पाई बॉन्ड क्या होगा, जब परपेंडिकुलर ओवरलैप करते हैं तो उसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि इसको साइड वेज भी ओवरलैपिंग बोलते हैं, साइड वेज ओवरलैपिंग। यहाँ देख सकते हैं कि इस लोब ने इसके साथ और इस लोब ने इसके साथ ओवरलैपिंग की है, तब जाकर ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ।
तो यहाँ दो लोब एक साथ 2:2 की ओवरलैपिंग हो रही है, तो पाई बॉन्ड। यहाँ भी देख सकते हैं 2:2 की ओवरलैपिंग, तो पाई बॉन्ड। इधर भी देखिए दो लोब के साथ ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो अब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पी पाई ओवरलैपिंग। यहाँ पे पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, और यहाँ पे लास्ट में डी पाई ओवरलैपिंग। मतलब डी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पी डी के साथ कर रहा है, और यहाँ पी पी के साथ कर रहा है। तो पी पाई ओवरलैपिंग, पी डी पाई ओवरलैपिंग, और लास्ट डी पाई ओवरलैपिंग। तो तीन टाइप की ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड हमने पढ़ ली है। अब एक और होती है ओवरलैपिंग, जो डेल्टा ओवरलैपिंग होती है। डेल्टा ओवरलैपिंग जब पूरा फोर की, मतलब 4:4, चार लोग से ओवरलैप करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा ओवरलैपिंग। जैसे डी का पूरा ये डी, सपोज ये डी हमने ले लिया, ऐसे ही एक और डी इसके अलोंग जब ओवरलैप करेगा, जैसे एक्सिस लिया इस, तो ये जब डी, ऐसे डी, ये चार ओवरलैप एक साथ करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा ओवरलैपिंग। स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग अगर पढ़े हम लोग, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग किसमें होगी, पी पी में, फिर पी एस में, और आखिरी में एस एस में ओवरलैपिंग होगी। पर इसमें पहले हम लोग नंबर भी चेक कर लेते हैं। अगर नंबर सेम है तो पीपी की ओवरलैपिंग अच्छी होगी, एसपी की ओवरलैपिंग होगी, ओएसएस की, जैसे हमने डिस्कस किया। पर अगर नंबर डिफरेंट है, तो जितना नंबर N1 प्लस N2 की वैल्यू कम होगी, उतना बढ़िया ओवरलैपिंग। तो यहाँ देखिए 1 + 1 2 है, पर यहाँ 2 + 2 क्या है, 4। तो ये छोटा नंबर, तो ये ओवरलैपिंग इसकी बढ़िया, फिर इसकी। ऐसे ही यहाँ पे देखें, तो ये 4 इसका सम आ रहा है, इसका 5, इसका 6। तो 4 वाला स्मॉल नंबर है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होगी। ऐसे ये 5 है, और ये भी 5 है, पर यहाँ पीपी और यहाँ पीडी है। पीपी ओवरलैपिंग में देखें तो ये कुछ ऐसे, पर पीडी में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा रहता है, इसलिए पीडी की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिवली पीपी के। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे कि जब भी नंबर सेम होगा, तो पीपी की ओवरलैपिंग बढ़िया होगी, और पीपी से भी बढ़िया किसकी ओवरलैपिंग होगी, पीडी की, क्योंकि डी थोड़ा सा अंदर की तरफ एंटर रहता है। पर अगर N1 N2 की डिफरेंट है, तो आपको जो छोटा नंबर होगा, जिनका सम N1 + N2 छोटा हो रहा होगा, वो ओवरलैपिंग बढ़िया होगी। जैसे यहाँ देखिए डिफरेंट था, तो यहाँ जिसमें छोटा था वो ओवरलैपिंग बढ़िया। पर यहाँ अगर सेम हो गया, तो फिर हमने देखा पीडी की ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेंड रहता है, तो अंदर की तरफ ज्यादा ओवरलैप हो जाता है पी के। अब आपको स्ट्रेंथ याद रखनी पड़ेगी कि सिग्मा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पाई से हमेशा। अगर पी देखिए, पी हमारे तीन होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीन एक्सिस के अलोंग हमारे पी होते हैं। तो अगर एक ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है, तो उसी एटम के बाकी दो पी ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर पाएंगे। दो लगातार सिग्मा एक एटम नहीं फॉर्म कर सकता। तो सिग्मा ज्यादा स्टेबल होगा, सिग्मा ज्यादा मजबूत, और पाई थोड़ा से कम होता है। नाउ वी विल सी ओवरलैपिंग इन HCl मॉलिक्यूल। तो हमको पता है हाइड्रोजन का आखिरी शेल में जो होता है वो 1s ऑर्बिटल होता है। तो 1s हाइड्रोजन का, और क्लोरीन का अगर हम लोग लिखे लास्ट वैलेंस शेल, तो 3s 3p, कुछ इस तरीके से होता है। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका एक p खाली रह गया, सपोज pz खाली रह गया, तो यहाँ पे s, तो इसका pz वैलेंस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। और अगर हम लोग हाइड्रोजन के सल्फर को बनाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन के s को बनाएंगे, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो e ऑर्बिटल ये वाला और ये वाला ओवरलैप करने जा रहे हैं। सपोज ये ऐसा कुछ होगा, और इसका पी कुछ हमने ऐसे बना लिया, ये पीजेड बना लिया, तो इनकी ओवरलैपिंग होगी। अब सिंगल लूप से ओवरलैप कर रहा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। और वैसे भी हमको पता है जब भी एस ओवरलैप करेगा, तो सिग्मा ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। हाइड्रोजन का एस पे एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पी में एक और इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से HCl बना है। ऐसे नेक्स्ट ओवरलैपिंग का अगर हम लोग देखें Cl2 मॉलिक्यूल में, तो दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन का अगर हम लोग वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो कुछ ऐसे, ऐसे दूसरे क्लोरीन का, तो हम देखिए इसका
एक पी खाली है सपोज पी एक्स, और इसका भी एक पी खाली है मान लो पी एक्स। अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी। अब पीपी की ओवरलैपिंग हमने पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी हो सकता है, जिसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं हम लोग। कुछ ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो सकती है और साइड बेस भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अब सवाल है कि कैसी ओवरलैपिंग होगी। तो जब पहली बार ओवरलैपिंग होती है पीपी की किसी एटम में, तो वो होगी हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब ये वाली ओवरलैपिंग। तो सिग्मा फॉर्मेशन होगा। जब इसी के साथ दो दो ऑर्बिटल एक साथ हो रही होती है तो पाई फॉर्मेशन होता। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ हमारा बॉन्ड ऐसा दिखाई देगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज O2 मॉलिक्यूल की हमको बॉन्डिंग दिखानी है। तो O2 का भी अगर हम लोग वैलेंस शेल लिखें तो क्या होगा, कुछ 1 2 3 4 5 6। ऐसे दूसरे ऑक्सीजन का, ये पहले ऑक्सीजन का है, दूसरे ऑक्सीजन का कुछ। तो ये हमने बना लिए दो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल। अब ओवरलैपिंग हो गई तो दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने जा रही है। इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ। अब देखेंगे कि सेम ही एटम की ओवरलैपिंग होने जा रही है, तो फिर मान लो पी एक्स और पी वाई है, इधर भी पी एक्स और पी वाई। तो पी एक्स जो ओवरलैप करेगा वो तो हेड ऑन कर लेगा, क्योंकि एक ओवरलैपिंग तो हेड ऑन हो सकती है। पर जैसी दूसरी ओवरलैपिंग होगी सेम एटम के सेम ऑर्बिटल पे, सपोज पी में, तो क्या होगा, वो हमेशा साइड में से ओवरलैपिंग होगी। मतलब एक बॉन्ड तो सिग्मा बनाएगा पर दूसरा क्या बनाएगा, पाई। तो सपोज ये जो बनेगा वो सिग्मा बनेगा, पर जो दूसरा वाला बनेगा वो हमेशा पाई बनेगा। यही पॉइंट मैं बता रहा था क्लोरीन में, कि पहला ऑर्बिटल बना तो वो सिग्मा ही बनेगा, पर अगर उसी एटम के सेम एटम ऑर्बिटल मिलेंगे तो फिर वो बनेंगे पाई। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है कि वैलेंस शेल को एक स्फीयर काउंट करते हैं हम लोग, कि एज्यूम करो कि वैलेंस शेल एक स्फीयर है, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐसे एडजस्ट करना है कि वो सबसे ज्यादा दूरी पे रहे, जिससे इनका रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। और रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये थ्योरी सिंपल सी यही बोलती है कि आप वैलेंस शेल को एक स्फीयर मानो और इलेक्ट्रॉन को सबसे एक दूसरे से दूरी पे रखो, जिससे कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो। और जब हम लोग ऐसा रखते हैं तो इनका एक स्ट्रक्चर बनता है, एक शेप बनता है। वही शेप को ये डिफाइन करती है। तो इसके पोस्टुलेट जल्दी से हम लोग रीड करते हैं। द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बाउंडेड और नॉन बाउंडेड अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का शेप किस पे डिपेंड करता है, उनके इलेक्ट्रॉन पे, अब चाहे वो बाउंडेड हो चाहे नॉन बाउंडेड हो। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द वैलेंस शेल इज टेकन एज स्फीयर, जैसे मैंने बताया कि वैलेंस शेल को हम लोग स्फीयर मानना है, विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, उनके स्फीयर के सरफेस पे होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से, जैसे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, कम से कम हो। तीसरा पॉइंट क्या है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। अब इलेक्ट्रॉन के पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। लास्ट पॉइंट, these pairs of electron tend to occupy such position in space that minimize repulsion and thus maximum distance between them। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ऐसी जगह लेंगे स्फीयर की सरफेस पे कि जिससे कि उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो और रिपल्शन कम से कम हो। तो सिंपल सी थ्योरी है। अब इसके बीच में हम लोग कैसे शेप निकाल सकते हैं इसकी मदद से, या ज्योमेट्री कैसे बताते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेरिक नंबर निकालना सीखते हैं। अब एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर। ये क्या होता है कि साइड एटम प्लस लोन पेयर, साइड एटम प्लस लोन पेयर को हम लोग बोलेंगे स्टेरिक नंबर। साइड एटम मतलब सेंट्रल एटम की साइड में कितने एटम है उनको काउंट करना, उस सेंट्रल एटम पे लोन पेयर टोटल कितने हैं उसको काउंट करके जो उनका सम आएगा उसको बोलेंगे हम लोग स्टेरिक नंबर। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपको दिया सपोज PCl3, तो फॉस्फोरस यहाँ पे सेंट्रल एटम है, फॉस्फोरस यहाँ सेंट्रल एटम है, और क्लोरीन साइड एटम है। तो क्लोरीन साइड एटम कितने होंगे टोटल, 3। अब फॉस्फोरस के
5 होते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, जिसमें से 3 तो क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो टोटल पेयर लोन पेयर कितने बचेंगे? 1। तो लोन पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4। एक एग्जांपल और लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपको लिया CO2। अब CO2 में देखेंगे तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों बॉन्डिंग में जा चुके हैं। तो लोन पेयर यहाँ 0 और साइड आइटम कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 2। ऐसे एक एग्जांपल और, सपोज AlCl3। तो एल्यूमिनियम के ऑटोमोशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में चले गए, तो 0 लोन पेयर और साइड आइटम 3। तो स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा? 3। सिंपल सा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आता है, उसमें फिर आप देखो बॉन्डिंग में कितने जा चुके हैं, जो जो बचेंगे वो होंगे लोन पेयर, और साइड आइटम टोटल काउंट करो और फिर ऐड करके स्टेरिक नंबर हम लोग निकाल लेंगे। जैसे कि PF3 में निकालते हैं तो बोरॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन के साथ तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा चुके हैं, तो 0 लोन पेयर प्लस साइड आइटम 3, तो टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 3। अब जैसे कि हम लोग निकालते हैं XeF4 में। अगर XeF4 में निकालेंगे तो जेनॉन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 4 तो बॉन्डिंग में जा चुके हैं फ्लोरीन के साथ, तो बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और 4 इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर कितने काउंट होंगे? 2। तो पेयर में से हाफ हो जाएगा, तो 2 लोन पेयर और साइड आइटम टोटल कितने यहाँ पे? 4 साइड आइटम, तो 2 लोन पेयर प्लस 4 साइड आइटम, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 6। तो ऐसे हम लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर की हेल्प से हम लोग उसकी शेप या ज्योमेट्री बता सकेंगे मॉलिक्यूल की। तो 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं कि इस स्टेरिक नंबर पे क्या ज्योमेट्री होती है। स्टेरिक नंबर और उनकी रिस्पेक्टिव ज्योमेट्री अब देखते हैं हम लोग। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा, स्टेरिक नंबर अगर 2 होगा तो ज्योमेट्री उसकी लीनियर कहलाएगी, मतलब एकदम सीधा सीधा। क्योंकि ये सेंट्रल एटम होगा, तो स्पेस पे सबसे दूरी पे अगर लोग सीधे सीधे पे रखते हैं तो ही होगा। तो अगर मैं थोड़ा भी बेंड कर दूंगा तो वो फिर उतना दूर नहीं होगा जितना हम लोग एकदम स्ट्रेट लाइन में उन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को रख देते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा? देखिए तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मैं एकदम स्ट्रेट पे देख रख देता हूँ तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 का क्या होगा? लीनियर। अब 3 का अगर हम लोग स्पेस में देखें तो एक ट्रायंगुलर शेप में सबसे दूरी पे हम लोग रख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ सेंट्रल एटम है तो सबसे दूरी पे एक ट्रायंगल शेप पे भी तो रख सकते हैं, इससे कोई दूरी मैक्सिमम बन नहीं पाएगा। तो वो एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का। और जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो वो टेट्राहेड्रल शेप में, मतलब कुछ ऐसे, जैसे सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा तो 3 पेयर कुछ ऐसे रखेंगे और एक पेयर को आपको ऐसे रखना होगा। अब ये सभी 109 डिग्री 25 मिनट्स पे होते हैं। 109 डिग्री 25 मिनट्स, 25 मिनट्स पे होगा, तो उसको बोलते हैं लोग टेट्राहेड्रल। ये आपको याद करना पड़ेगा कि 2 पे लीनियर ज्योमेट्री, 3 पे ट्रायंगुलर प्लेनर और 4 पे टेट्राहेड्रल। पर सिंपल भी है, क्योंकि अगर 2 है तो 2 पे आप ऑब्वियस सी बात है खाली लीनियर ही बना पाएंगे, और 3 पे ट्रायंगुलर। तो 4 का आपको कैसे रखना है? 4 का कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप बनेगा, जहाँ सेंट्रल एटम ये होगा और साइड एटम कुछ यहाँ पे। 5 ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल क्या होगा कि आपको पहले ये सेंट्रल एटम 3 इलेक्ट्रॉन आपको 3 पेयर आपको ऐसे रख देना है, और एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल 5 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कुछ इस तरीके से रख दें ट्रायंगुलर शेप में, और एक ऊपर एक नीचे, तो एक ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर एक नीचे। तो जो आपस में एक प्लेन में वो 120 डिग्री पे, और जो इसके परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री और 120 डिग्री 2 होंगे। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TBP भी बोलते हैं, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब इसमें इक्वेटोरियल और एक्सल पोजीशन होती है। तो जो ट्रायंगुलर शेप में, जैसे ये 3, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और ये दो ऊपर जो नीचे है वो एक्सियल पोजीशन कहलाते हैं। ऐसे ही अगर जब ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 स्टेरिक नंबर होगा तो वो ऑक्टाहेड्रल कहलाएगा, जहां पे 4 ऐसे ऐसे साइड आइटम रख देते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो एक प्लेन बनता है, स्क्वायर प्लेन बनता है, उसके ऊपर एक नीचे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। टोटल 8 साइड होती है, इसी वजह से हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। 90 डिग्री होगा सभी एंगल, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर हम लोग स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पे, जैसे ये स्क्वायर बनाया हमने, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर में टोटल एंगल कितना डिग्री पे होगा?
यहाँ सभी जगह ये 90 डिग्री पे होंगे, और एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे, तो वो भी तो 90 डिग्री पे होगा। तो टोटल सभी एटम एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पे होंगे, इसी वजह से यहाँ पे 90 डिग्री, और टोटल 8 साइड होंगे, इस वजह से ऑक्टाहेड्रल। लास्ट हमारा स्टेरिक नंबर 7, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब इसको हम लोग कैसे रखते हैं, सपोज ये सेंट्रल एटम है हमारा, तो इसको हम लोग 5 कुछ इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो पेंटागोनल प्लेन बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो इसमें ये देखिए एक पेंटागोनल शेप का दिखेगा, ये 5 एक प्लेन में जो पेंटागोनल प्लेन बनाएंगे, और एक पेंटागोनल प्लेन के ऊपर, एक पेंटागोनल प्लेन के नीचे एटम होगा, साइड एटम। तो टोटल 7 हो गए, काउंट करेंगे आप तो टोटल 7, जैसे ये 1 2 3 4 5 एक प्लेन में, और 6 7। तो जो एक प्लेन में वो एक दूसरे से 72 डिग्री पे होंगे, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो सब 72 डिग्री पे होंगे, और जो प्लेन के ऊपर है और प्लेन के नीचे है वो 90 डिग्री पे होंगे। तो इसी जैसे दो एंगल बनेंगे यहाँ, 90 डिग्री और 72 डिग्री। पेंटागोनल एक पिरामिड ऊपर खड़ा हो सकता है ऐसे, ऐसे एक पिरामिड नीचे, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। जैसे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल था कि एक ट्रायंगल बन रहा था, उसके ऊपर एक नीचे पिरामिड बन सकता था, जैसे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, यहाँ पे वैसे ही पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब वन बाय वन एग्जाम्पल करेंगे, जो हम लोग बहुत से एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी थ्योरी। अब क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक पॉइंट पढ़ लेते हैं कि लोन पेयर का जो रिपल्शन होगा वो काफी ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपेयर में। लोन पेयर रिपल्शन सब ज्यादा होगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और कम होगा सबसे बॉन्ड पेयर रिपल्शन। आपको ये याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे आपको लोन पेयर को रखना पड़ेगा जहां पे एंगल सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि एग्जांपल करें, जैसे पेंटागोनल बाई पिरामिड हमने देखा था, तो उसका एक पेंटागोनल बन रहा था ऐसा कुछ, तो इनके बीच में 72 डिग्री का एंगल था, और एक 90 डिग्री। तो लोन पेयर को हम लोग फिर यहाँ रखेंगे 90 डिग्री पे, क्योंकि ये ज्यादा एंगल रहेगा तो वहां कम रिपल्शन होगा। अब वन बाय वन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन है, CO2 की ज्योमेट्री बतानी है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्टेरिक नंबर निकालेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4, और चारों शेयर हो गए ऑक्सीजन के साथ, तो लोन पेयर यहाँ पे 0। लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, प्लस साइड आइटम कितने 2, तो स्टेरिक नंबर आया 2। और स्टेरिक नंबर 2 की ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। मतलब हम लोगों को कुछ इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्योमेट्री निकालनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं BeCl2 बेरियम क्लोराइड। तो इसमें अगर हम लोग टोटल आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो बेरिलियम के होते हैं 2, और दोनों ही क्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, तो 0 लोन पेयर है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, 0 लोन पेयर है, प्लस साइड आइटम 2, तो स्टेरिक नंबर इसका भी क्या आया 2। तो ज्योमेट्री इसमें भी क्या होने वाली है, लीनियर। तो एक क्लोरीन को हमने इधर रख दिया, एक क्लोरीन को इधर रख दिया, तो अगर ज्योमेट्री देखें तो लीनियर। वो एंगल कितना आया 180 डिग्री का आया। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग ClF3 का। ClF3, तो अब क्लोरीन में टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 फ्लोरीन साथ शेयर हुए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचेंगे। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 3 फ्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता, तो एक एक 3 एटम के साथ शेयर हो चुके हैं, तो 4 बचे। अब 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखेंगे, अगर उसके पेयर बताएंगे तो टोटल पेयर तो 2 हुए, और 3 साइड एटम, तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा 2 लोन पेयर प्लस 3 साइड एटम, टोटल कितना स्टेरिक नंबर है 5। और 5 का हमने पढ़ा था क्या आ रहा था, TBP ज्योमेट्री। TBP यानी ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। तो कैसे बनेगा, क्लोरीन को आपको सेंटर में रख लिया, और 3 फ्लोरीन को कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से हमने ज्योमेट्री बना दी। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रायंगुलर, एक पिरामिड ऊपर, ये पिरामिड हो जाएगा, एक पिरामिड नीचे, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब क्वेश्चन आता है कि लोन पेयर को हमने यहीं क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा लोन पेयर को, फ्लोरीन को यहाँ क्यों नहीं रख दिया।
तो इसका आंसर अभी मैंने बताया था कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, इस वजह से उनके बीच में ज्यादा एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे एंगल 120 डिग्री का है। जरूर डायग्राम में दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ट्रायंगुलर का एंगल था वो 120 डिग्री का था और यहाँ पे जो एंगल था वो 90 डिग्री का था। इस वजह से हमने लोन पेयर को ऐसे रखा है कंपेरेटिवली एक्सियल पोजीशन पे। तो हमने इक्वेटोरियल पे लोन पेयर पे रखा है, एक्सियल पे नहीं रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम लोग SO2 का। SO2 का एग्जांपल करेंगे। जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतने अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब सल्फर के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ये ऑक्सीजन ग्रुप से आता है तो 6 होते हैं, जिसमें से 4 ऑक्सीजन का शेयर हो गया कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 4 शेयर हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर कितना बचा? 1। और साइड आइटम कितने? 2। तो स्टेरिक नंबर जो आएगा, एक लोन पेयर प्लस 2 साइड आइटम, टोटल कितना आया? 3 स्टेरिक नंबर आया। और 3 स्टेरिक नंबर का ज्योमेट्री होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। तो किस तरह से रखेंगे हम लोग SO2 को? कुछ ऐसे 2 ऑक्सीजन हमने ऐसे बना दिए और एक लोन पेयर को इस तरीके से रख दिया। तो अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा होगा। ये देखिए, यहाँ एक ट्रायंगुलर प्लेन बन रहा है और 120 डिग्री पे है सब। तो ज्योमेट्री आई ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आई। वो एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री का। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, SO3 का एग्जांपल करते हैं। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। और 6 शेयर हो चुके हैं ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो 6 ऑक्सीजन शेयर हो चुके हैं, यानी कि 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर भी कितने हुए? 0। और साइड एटम कितने हैं? 3। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? लोन पेयर 0, साइड एटम 3, यानी स्टेरिक नंबर कितना आया? 3। और स्टेरिक नंबर 3 यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कैसे बनेगी? कुछ इस तरीके से। सल्फर तो ज्योमेट्री क्या हुई? ट्रायंगुलर प्लेनर। और एंगल कितना आया? 120 डिग्री आया। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, तो जो 120 डिग्री होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल कम हो जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर जो होता है वो दोनों तरीके से दोनों तरफ से क्या करता है? बेंड करता है। यहाँ से थोड़ा सा रिपेल करता है, इधर से भी रिपेल करता है, तो थोड़े से बेंडिंग हो जाती है। तो ये मोर देन थोड़ा 120 डिग्री हो जाएगा और ये लेस देन 120 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो सभी एंगल 120 डिग्री के होंगे। ज्यादा फर्क नहीं आता, पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग H2O का। H2O नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। टोटल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 ऑक्सीजन के सेंट्रल एटम होते हैं। 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो चुके हैं। बचे कितने? 4। और 4 का लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 2। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा? 2 लोन पेयर प्लस 2 साइड आइटम, टोटल स्टेरिक नंबर आया 4। और 4 का कैसा बनता है? टेट्राहेड्रल बनता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो टेट्राहेड्रल हमने कुछ ऐसा बनाएंगे, जैसे कि ये लोन पेयर बना दिया, ये लोन पेयर और ये हाइड्रोजन 2। अब इनकी रिपल्शन होता है थोड़ा ज्यादा, लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमको। अगर फाइनल आंसर देखें तो कुछ इस तरीके से। ज्योमेट्री अभी भी इसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, बट कुछ इस तरीके से शेप दिखाई देगा। यहाँ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, और यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम, और यहाँ काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर को दबा रहा है कौन? लोन पेयर। थोड़ा सा पुश कर देता है इनवर्ड्स, इसी वजह से वो 109 डिग्री से थोड़ा सा कम हो। अभी तक हम लोग इन सबकी ज्योमेट्री बता रहे थे, पर हम लोग इसकी शेप भी बता सकते हैं। शेप क्या होता है? बिना लोन पेयर के कैसा दिखता है मॉलिक्यूल, उसको बताना। बेसिकली अगर मैंने सपोज यहाँ पे ये H2 का मॉलिक्यूल मैंने बनाया था, इसमें अगर मैं लोन पेयर को ढक देता हूँ, सपोज लोन पेयर मैंने ऐसे ढक दिया, तो जो चीज बचेगी वो वी शेप का कुछ दिखाई देगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन वी शेप का दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में वी शेप। तो ये शेप क्या हो जाएगा? बेंट वी शेप।
जैसे अगर यहाँ पे मैं देखूं, अब यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है इस केस में, सल्फर ट्राइऑक्साइड के केस में लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री वही शेप हो जाएगा। तो अगर SO2 के केस में देखें, तो अगर मैं ये लोन पेयर को किसी तरीके से हाइड कर देता हूँ, कर दिया, तो मुझे खाली एक वी शेप दिखाई दे रहा है, बेंट वी शेप, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंट वी शेप। जैसे और एग्जांपल देखें, तो जैसे ये मैंने ClF3 का बनाया था, तो यहाँ पे अगर हम लोन पेयर को हाइड कर देते हैं किसी तरीके से, लोन पेयर को जब हाइड कर देंगे तो क्या दिखाई देगा, मुझको एक टी शेप दिखाई देगा। यहाँ पे अगर देखो तो ये टी शेप दिखाई देगा, खाली ऐसे टी, अगर मैं लोन पेयर को हाइड कर दे रहा था, देखिए टी शेप का, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंड टी शेप, बेंड टी शेप। तो आपको लोन पेयर हाइड करके शेप बताना पड़ेगा। ज्योमेट्री जो हमने याद की वही ज्योमेट्री स्ट्रेट नंबर से, पर जब हमको शेप बताने की बारी आएगी तो आपको लोन पेयर को हाइड करना है और शेप बताना होगा। तो कुछ और एग्जांपल करते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि अब एग्जांपल है हमारा NH3 का, NH3। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन का शेयर हो गए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो पेयर कितना हो जाएगा, एक लोन पेयर। तो स्टेट नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, एक लोन पेयर प्लस 3 साइड आइटम, यानी कि स्टेट नंबर आया 4, यानी टेट्राहेड्रल बनेगा। तो टेट्राहेड्रल का शेप कैसा कुछ बनेगा, ये लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन कुछ ऐसे, और सभी के बीच में 109 डिग्री 0.28 मिनट्स का होना चाहिए। पर थोड़ा सा लोन पेयर क्या करता है, बेंड कर देता है हाइड्रोजन आइटम को, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ एंगल ज्यादा और यहाँ एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपेल करेगा सभी बॉन्ड पेयरों को। अब इसका अगर ज्योमेट्री पूछे तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई। और एंगल कोई पूछेगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। और शेप, अगर आप लोग शेप की बात करें, तो अगर मैं यहाँ पे छुपा देता इस लोन पेयर को, तो कुछ मुझको पिरामिडल शेप का दिखाई देगा ये। अगर यहाँ लोन पेयर छुपा देते तो बाकी जो मॉलिक्यूल दिखाई देगा वो पिरामिडल शेप का होगा। तो इसकी शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल, या ट्रायंगुलर पिरामिडल बोलते हैं लोग, ट्रायंगुलर पिरामिडल। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं CH4, मीथेन का एग्जांपल करते हैं। तो कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और चारों हाइड्रोजन का शेयर हो चुके हैं, यानी 0 लोन पेयर, लोन पेयर कितना 0 और साइड एटम 4, तो स्टेज नंबर कितना आया 4, यानी टेट्राहेड्रल बनेगा। तो मीथेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, टेट्राहेड्रल, और एंगल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स। और शेप, क्योंकि शेप यहाँ लोन पेयर है नहीं, तो ज्योमेट्री जो वही शेप हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट एग्जांपल करें तो SF4, SF4 एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, SF4। तो सल्फर के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 6 की ऑक्सीजन फैमिली से, 6, 4 फ्लोरीन साथ शेयर हो चुके, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी पेयर कितना बचा, एक। तो स्टेरिक नंबर जो होगा वो एक लोन पेयर प्लस 4 साइड आइटम, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल स्टेरिक नंबर कितना है 5, और 5 का क्या होता है TBP, एक लोन पेयर है इसमें। तो कुछ इस तरह से बनेगा, एक लोन पेयर को हमने इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दिया और बाकी सभी फ्लोरीन को इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। तो इसका ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, TBP, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। एंगल, एंगल देखेंगे तो 120 डिग्री और 90 डिग्री, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लोन पेयर की वजह से। और शेप की बात करेंगे अब, तो शेप अगर मैं यहाँ लोन पेयर को हाइड कर लेता हूँ, लोन पेयर को अगर हाइड कर देता हूँ तो ये कुछ सीसॉ शेप का दिखाई देगा, मतलब ऐसे झोले के तरीके का, इस तरीके से। अब इसको मैं टेढ़ा कर दूंगा तो इस तरीके से, तो यहाँ देखिए एक पर्सन यहाँ बैठ सकता है, एक पर्सन यहाँ बैठ सकता है, तो ये सीसॉ झूले जैसा है, इसी वजह से इसको हम लोग सीसॉ शेप बोलते हैं। आपको लोन पेयर ढकने के
बाद देखना पड़ेगा। लोन पेयर कवर कर दीजिए, जैसे लोन पेयर मैं कवर कर देता हूँ तो ये शी सॉ शेप का दिखाई देगा आपको। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शी सॉ। तो हम लोग शेप भी साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। लोन पेयर कवर कर दो, बहुत सिंपली तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा शेप। टी शेप हमने देखा, सी शॉप शेप देख लिया, बेंट वी शेप देख लिया। ऐसे ही एग्जांपल और करते हैं PF5 का। फास्फोरस में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और पांचों फ्लोरीन के साथ शेयर हो चुके हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या है, 0 लोन पेयर और साइड एटम 5। तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 5। यानी यहाँ पे भी TBP बनेगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और 5 है तो 5 फ्लोरीन को हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल 5 फ्लोरीन एडजस्ट हो गए फास्फोरस के अराउंड। और ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल और एंगल, एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। इक्वेटोरियल पे 120 डिग्री और एक्सियल पे 90 डिग्री। और शेप इसका नहीं होगा, शेप मतलब ज्योमेट्री जो है वही शेप हो जाएगा, क्योंकि लोन पेन यहाँ पे नहीं है। जहां लोन पेन नहीं है वहां पे शेप की आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो ज्योमेट्री होगी वही आपका। नेक्स्ट एग्जांपल है BrF3। तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 तो फ्लोरीन के साथ शेयर हो गए, तो बचे कितने, 4। इसको अगर पेयर में काउंट करेंगे तो 2 पेयर। तो स्टेरिक नंबर अगर हम लोग निकालें तो 2 लोन पेयर प्लस 3 साइड आइटम, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल सॉरी स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 5। 5 का स्टेरिक नंबर का TBP ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। तो BR 2 लोन पेयर रखने हम लोगों को, और लोन पेयर हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। बाकी बचे 3 फ्लोरीन को हमने ऐसे, एक को इक्वेटोरियल पे और 2 को एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। अब इसकी ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री TBP ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। एंगल कोई पूछेगा तो 90 डिग्री और 120 डिग्री, थोड़ा सा फर्क आएगा लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से। और फिर शेप कोई पूछेगा तो शेप अगर लोन पेयर को कवर कर देंगे हम लोग, लोन पेयर को अगर हम लोग यहाँ से कवर कर देते हैं तो कुछ मुझे ये टी शेप का दिखाई देगा। और लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा ये बेंट हो जाता है, तो बेंट टी शेप। शेप क्या हो जाएगा, बेंट टी शेप। ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ICl2 माइनस। तो आई के टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7, माइनस लगा हुआ यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे +1, यानी 8 इलेक्ट्रॉन टोटल है। क्यों हमने पढ़ा था कि माइनस जैसे लगा होता है वैसे सेंट्रल एटम पे हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 1 माइनस, तो यानी 8 इलेक्ट्रॉन। 2 क्लोरीन से शेयर हो चुके, तो बचे कितने, 6। और 6 को अगर पेयर में लिखेंगे तो 3। तो स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो 3 साइड एटम, सॉरी 3 लोन पेयर प्लस 2 साइड एटम, टोटल स्टेरिक नंबर हुआ 5। यानी इसका भी TBP बनेगा, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इसको हम रखेंगे कैसे, तो ये तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 साइड एटम क्लोरीन के रूप में एक्सियल पोजीशन पे। तो इसकी ज्योमेट्री तो TBP रहेगी, पर जो इसका शेप होगा वो लीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको कवर कर देते हैं, इसको कवर कर देंगे तो खाली एक सीधी लाइन दिखाई दे रही है, देखिए एक सीधी लाइन दिखाई देगी जब इसको कवर करने के बाद। तो लाइन में हम लोग बोलते हैं लीनियर। तो लीनियर शेप का हो गया ये, क्या शेप हो गया इसका, लीनियर। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द कंपाउंड्स विद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। मतलब यहाँ मल्टीपल भी आंसर हो सकता है, इस आ लिखा हुआ है। तो 2 लोन पेयर चेक करते हैं। तो अगर इसमें देखें हम लोग, 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के आउटरमोस्ट शेल में, जिसमें से 5 चले गए फ्लोरीन के साथ, तो बचेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लोन पेयर है। तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। अब क्लोरीन में देखें तो 7 होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ चले गए, 4 बचे, और 4 का लोन पेयर काउंट करेंगे तो 2 लोन पेयर, यह आंसर होगा। ऐसे XeF4 टोटल 8 होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ चले गए, 4 बचेंगे, और 4 का लोन पेयर कितना हो जाएगा, 2। यानी ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, B एंड C बोथ। ऐसे SF4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 फ्लोरीन के साथ चले गए, तो 2 बचेंगे, यानी कि 1 लोन पेयर है। तो यहाँ इसमें 1 लोन पेयर
इसमें एक लोन पेयर और इन दोनों में बी एंड सी में 2 लोन पेयर। तो हमको 2 लोन पेयर का बताना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम? सबसे ज्यादा लोन पेयर किसमें है? तो हमको सभी में निकालना पड़ेगा। तो क्लोरीन 7 होते हैं, माइनस लगा हुआ है, हालांकि माइनस ऑक्सीजन में बढ़ाएंगे, तो 7 होते हैं, जिसमें से 5 ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे। 5 क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम के साथ 4 शेयर होंगे और 1 ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, टोटल 5 शेयर हो जाएंगे, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी लोन पेयर क्या बचेगा? एक लोन पेयर बचेगा। ऐसे XeF4 में अभी हमने निकाला था, XeF4 प्रीवियस क्वेश्चन में, तो उसमें 2 लोन पेयर आ रहे थे। ऐसे SF4 में भी निकाला था तो 1 लोन पेयर आया था। और I3 माइनस में देखेंगे तो 7 होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो 8 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 चले गए आयोडीन के साथ, तो बचे कितने? 6, यानी टोटल लोन पेयर कितने बचेंगे? 3। तो मैक्सिमम लोन पेयर हमारे I3 माइनस में आया, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस IN इज। टोटल इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बताने हैं हम लोगों को। तो आयोडीन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस लगा हुआ यानी कि 1 एक्स्ट्रा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे। अब 8 में से 2 तो आयोडीन के साथ शेयर हो जाएंगे, तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और इनके पेयर में काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 पेयर हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 लोन पेयर होंगे I3 माइनस में। So let's conclude today's lecture here. I hope you have understood everything that was taught in this lecture. If you still have even a small doubt, I recommend watching the video again for better understanding. Keep smiling, keep learning, and keep studying. I will see you in the next video. Thank you.